चलेगा बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है यूथ क्लास पे। जैसा कि जस्ट कुछ मिनट पहले हमने ट्राई किया था लाइव आने का, बस सॉफ्टवेयर इशू की वजह से चल नहीं पाया। तो कोई टेंशन नहीं है ना, वो एक प्रोसेस है, लेकिन हमारा भी एक दूसरा प्रोसेस है कि हम रिकॉर्ड क्लास आपको दे सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा था पेपर को लेके, तो आप लोग जो है अपनी तैयारी पीक पे रखेगा। ठीक है, और बिल्कुल भी हटना नहीं है आप पीछे, कभी भी आपका फर्स्ट कॉल का पेपर हो सकता है। देखिएगा, मैंने आपसे बोला था हिंदी फैक्ट पर उत्तराखंड फेमस व्यक्तित्व वाला, मैं चाहता हूँ कि आपका जल्दी जल्दी करवा दूँ इस वीकेंड में, है ना। और आज पार्ट 3 है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, इससे काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले आज की पर्सनैलिटी स्टार्ट करते हैं माधव सिंह भंडारी। ठीक है, माधव सिंह भंडारी भंडारी। ठीक है, माधव सिंह भंडारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो माधव सिंह भंडारी थे, देखिएगा, ये पवार शासक महीपति शाह के शासनकाल में उनके सेनापति थे। ठीक है, सेनापति थे। और महीपति शाह ने इनको जो तिब्बत से होने वाले आक्रमण थे, याद रखिएगा, तिब्बत से होने वाले जो आक्रमण थे उनसे लगभग, मतलब पवार वंश को सुरक्षित करने के लिए इस व्यक्ति को सेनापति नियुक्त किया था। और तिब्बत के जो भी आपके वहां से आक्रमण होते थे उसकी जिम्मेदारी रोकने की महीपति शाह ने माधव सिंह भंडारी को दी गई थी। ठीक है, माधव सिंह भंडारी के बारे में बताया जाता कि बहुत बड़े योद्धा वीर थे। और जो तिब्बत के बीच में ये लोग कभी कभी एकाध इनके आक्रमण हुए, तो बताया जाता है कि बर्फ में भी इस व्यक्ति ने जो है युद्ध लड़ा है तिब्बतियों से। फिर भी इसने क्या कहते हैं, तिब्बतियों को गढ़वाल में आक्रमण करने से बहुत हद तक रोका था माधव सिंह भंडारी ने। ठीक है, बहुत ही वीर सेनापति थे। वर्तमान में बच्चों एक गांव है, मलेथा गांव है ना, मलेथा गांव है। तो वर्तमान में क्या किया इनके, उसी टाइम में मलेथा गांव में पत्थर को काट के एक सिंचाई की गूल बनाई गई। ठीक है, पत्थर को काट के एक सिंचाई की गूल बनाई गई, और उससे मलेथा गांव के आसपास का जो पूरा एरिया था, उस पूरे एरिया में जो है सिंचाई के लिए व्यवस्था बनाएगी मलेथा में। ठीक है, तो वर्तमान में ये जो गूल है, इसको माधव सिंह भंडारी को समर्पित किया गया है, और ये पत्थर को तराश कर काटी गई है। तो इस प्रकार से माधव सिंह भंडारी से संबंधित गांव का नाम होगा मलेथा। और जो गूल है मलेथा गांव में, वो भी कहीं ना कहीं इनको समर्पित है, जो पत्थर को तराश के काट के बनाई गई है उस टाइम पे। और उससे क्या होता था, वहां पे बहुत बड़ी सिंचाई होती थी। आप जाओगे भी देहरादून से श्रीनगर की ओर, जब जाओगे तो श्रीनगर से जस्ट पीछे है, बहुत ही हरा भरा, और आपको देखने में भी लगेगा कि यार हाँ, यहाँ पे एग्रीकल्चर का है, अभी भी है, तो पहले तो बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, तो वहां पे एग्रीकल्चर कंटिन्यू और बड़े लेवल पे रखने के लिए इन लोगों ने जो है यहाँ पे क्या करा, एक गूल का निर्माण किया। ठीक है, माधव सिंह भंडारी के बारे में। दूसरा बच्चों, हम दूसरा पढ़ते कप्पू चौहान, याद रखेगा, कप्पू चौहान। कप्पू चौहान की जब भी बात आती है तो अजयपाल जो होते हैं वो जहन में आते हैं। अजयपाल जो थे, आपको बता दूं, गढ़वाल के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने गढ़वाल के 52 गढ़ों को मिला के 1515 में उसको गढ़वाल नाम दिया था। अजय रावत जो होते हैं 1512 में अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ी से श्रीनगर के पास में लाते हैं, है ना, देवलगढ़ में, याद रखेगा, देवलगढ़ में लाते हैं। और 1515 में, याद रखेगा, सारे गढ़ों को मिला के उसका नाम दे देता है गढ़वाल। ठीक है, 52 गढ़ों को। और 1517 में जो राजधानी देवलगढ़, चांदपुरगढ़ी से देवलगढ़ श्रीनगर में ही है, यहाँ रहते हैं। इसके बाद 1517 में ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे, श्रीनगर में। चूंकि देवलगढ़ भी श्रीनगर में ही है, तो इसलिए आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जो देवलगढ़ है, यहीं पे इन्होंने क्या किया, जो पवारों की राजदेवी थी राजराजेश्वरी, उस मंदिर की स्थापना की और उसे अपनी कुलदेवी घोषित किया था, जो देवलगढ़ में है। और देवलगढ़ के आसपास ही जो गोरखपति थे, उन धर्म से प्रभावित थे, तो वो वहीं पे थे। ठीक है, तो 1517 में श्रीनगर लाए। तो इस बीच में जब इन्होंने 52 गढ़ों को मिलाया था, तो उन 52 गढ़ों में एक था जिसका नाम था उप्पूगढ़, याद रखिएगा, क्या था, उप्पूगढ़। तो उप्पूगढ़ के जो राजा थे वो थे कप्पू चौहान। ठीक है, तो बहुत से गढ़ों में बताया जाता है कि जब अजयपाल की शक्ति देख के धीरे धीरे एक से एक गढ़ जो है अपने आप को सरेंडर करते रहे। तो उप्पूगढ़ का जो राजा था कप्पू चौहान, उसने कसम खा ली कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मैं आत्मसमर्पण इसके सामने तो कतई नहीं करने वाला हूं। ठीक है, तो इन्होंने इसके सामने बिल्कुल कतई भी आत्मसमर्पण नहीं किया और अपने प्राण इन्होंने इसमें गड़ाए।
गवाए। तो क्वेश्चन आता है कि किस गढ़ को जीतने के लिए अजयपाल ने अपने सैन्य शक्ति का उपयोग किया था, तो वो उप्पूगढ़ है। क्यों, कौन था राजा? कप्पू चौहान। इसीलिए इसको, इस गढ़ को जीतने के लिए सैन्य पावर की जो है जरूरत पड़ी, क्योंकि बंदे ने आत्मसमर्पण नहीं किया और बिल्कुल डटा रहा कि मैं समाहित नहीं करूंगा, या तो मुझसे युद्ध करो, मुझे मारो, तब जाके मैं उप्पूगढ़ को मिलाऊंगा। अगर मैं जीत गया तो मैं बिल्कुल 52 गढ़ों में से भी कुछ गढ़ों को मिला लूंगा। तो ये था कप्पू चौहान का। तो वीर था, है ना, ऐसा नहीं था इसने अजयपाल के सामने घुटने नहीं ठोके। अजयपाल तो अभी बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा था, है ना, वीडियो की बुक में उसी से क्वेश्चन आए थे, ऐसा सुनने में आया है, पता नहीं क्या है। बच्चों के बहुत सारे ट्रोल्स होते रहते हैं, आपने देखा होगा। ठीक, अगला देखिएगा, माधो सिंह भंडारी, कप्पू चौहान और रिखोला लोधी। रिखोला लोधी, अब देखिएगा बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिखोला लोधी भी इवन जो था महीपति शाह का ही सेनापति था, ठीक है, ये भी महीपति शाह का ही सेनापति था। कौन? रिखोला लोधी, ठीक है, महीपति शाह का ही सेनापति था रिखोला लोधी। अब इसने माधो सिंह भंडारी को तो क्या दिया था, तिब्बत से होने वाले आक्रमणों का जो है संचालन करने के लिए दिया था, और रिखोला लोधी को दिया था सिरमौर से। समझ में ना, उस टाइम पे सिरमौर के लुटेरे बोला जाता था, जो हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर के आसपास और जो जौनसार वाला क्षेत्र है वहां का, ठीक है, सिरमौर। तो इसने सिरमौर से आने वाले डाकुओं का जो है बिल्कुल बहुत तरीके से, एक प्रकार से कह सकते हो कि गढ़वाल को सेफ रखा था। समझना, बहुत ही ज्यादा कूटनीतिज्ञ और बहुत ताकतवर ये सेनापति माना जाता है। इसने इवन एक बार बताया जाता है कि सिरमौर के अंदर घुस के ही सिरमौर के जो लुटेरे थे उनको आत्मसमर्पण करवाया और उनसे कसम खिलवाई कि अब आप दोबारा जो है क्या करोगे, गढ़वाल में आक्रमण नहीं करोगे। और इवन जो सिरमौर के लुटेरे थे, जो डाकू थे, उन्होंने भी कसम खाई कि भैया अब हम जो है अटैक नहीं करेंगे। तो इतना भयानक था रिखोला लोधी। सिरमौर के अंदर घुस के ही वहां के लोग जो दहशतगर्दी थे उनमें दहशत फैला दी, ठीक है। अब जब दरबार में आया तो दरबार में महीपति साहब के कान पे इसके प्रति बहुत, इसके लोगों ने क्या कर दिया, कान भरने शुरू कर दे। समझ में ना, कान भरने शुरू कर दे ये वो सो, क्योंकि वो बहुत ताकतवर सेनापति था। होता ऐसा ही है, अक्सर लोगों को किसी के अपने एफर्ट से या अपनी मेहनत से किसी को पीछे नहीं किया जाता है तो वो फिर षड्यंत्र रचना शुरू हो जाता है। जिस दिन आप किसी के लिए षड्यंत्र रचना शुरू कर देंगे तो याद रखिएगा वो आपके जीवन का द एंड होगा। समझ में आना, अगर जिस दिन आप किसी दूसरे की बातें कर रहे हो, किसी की बुराई कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि वो आपके जिंदगी का सबसे नेगेटिव पॉइंट है और आप पतन की ओर हैं। समझ में आना, देखिएगा जो सफल आदमी होता है ना, उसको न तो फुर्सत होती है किसी की आलोचना करने की, और न ही उसके पास इतना टाइम भी होता है कि यार किसी की आलोचना करें। मैं आपको यहाँ से मोटिवेट भी कर रहा हूँ, किसी की आलोचना करने का भी उसको पास समय नहीं होता, और न ही किसी की बात करने के लिए, और न ही किसी के लिए षड्यंत्र। क्या षड्यंत्र करेगा यार, क्या आलोचना करेगा बताओ, उसके पास टाइम ही नहीं है। उसको इतनी ज्यादा सफलता अपने जीवन में चाहिए, तो वो अपने जीवन पर जो होता है अपनी सफलताओं के लिए पीछे भागता है। समझ में ना, अपनी मेहनत, अपने कर्मों के लिए वो पीछे भागता है, न कि अपने षड्यंत्रों के द्वारा आगे बढ़ने की सोचता है। समझ में ना, आगे बढ़ भी जाओगे तो आगे याद रखना, आगे यहाँ से आप यहाँ तक पढ़े तो यहाँ पे गड्ढा जरूर होगा जो आपको क्या कहते हैं बिल्कुल वो करेगा। आज आप लोग देख रहे होंगे कि सर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड की टी शर्ट पहनी है, तो मैं आपको बता दूं मैं बहुत बड़ा फुटबॉल प्रेमी हूँ। पहले बहुत ज़्यादा फुटबॉल खेलता था मैं अपने जब 9th 10th 11th 12th में था, तो मैं बहुत ज़्यादा फुटबॉल खेलता था। और हमारा जो एक ग्रुप था, तो हम लोगों ने जो यूनिवर्सिटी की आपकी टीमें होती है वहाँ से सेमीफाइनल फाइनल तक भी पहुँचे हैं, तो बहुत था। तो उसके बाद तो फिर देख रहे हो क्या होता है, कुछ नहीं होता है यार। कैरियर की बात आती है, सब ठप हो गया, अब तो बिल्कुल ख़त्म हो गया स्पोर्ट्स। पहले बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स करते थे, तो अब ख़त्म हो गया। तो बड़ा शौक है मतलब ये चीज़ें पहनने का। तो आप किसी के पहनाव को, उसके बर्ताव या उसकी पर्सनैलिटी या उसके टैलेंट से मत मापा करो यार, है ना, वो चीज़ अलग होती है। क्योंकि मैं सडनली आया और मुझे टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि लाइव क्लास मैं सोच रहा था चल जाएगी तो वेल एंड गुड, नहीं चलेगी तो तुरंत मैं वो कर लूंगा, तो टाइम मिलता ही नहीं कई बार, है ना। तो याद रखेगा, तो षड्यंत्र किसी के प्रति नहीं, दूसरा किसी की आलोचना नहीं, ठीक है। आलोचना, हाँ आलोचना यार दो चीज़ों से करिएगा, ठीक है। मैं आपकी आलोचना कर सकता हूँ, आप पढ़ोगे नहीं, तो मैं आपकी बिल्कुल आलोचना करूंगा, आप पढ़ोगे नहीं, क्योंकि ये आलोचना नहीं होती है। ये आलोचना जो है मोटिवेशन आलोचना होती है। अगर किसी की आलोचना करो तो वो मोटिवेशन के तौर पे करो,
कि वो आपको जानता हो, पहचानता हो, आपका खासम खास मित्र हो। आजकल तो यार किसी के भी प्रति थोड़ा भी आप आलोचना करना शुरू कर देना, आपका कितना भी खास हो, कितना भी खास दोस्त हो, कितने भी खास सगे संबंधी हो, तो वो आपके प्रति नेगेटिव हो ही जाते हैं। तो बड़ा ही भयानक 21वीं सेंचुरी चल रही है, जहाँ पे बड़े भयंकर भयंकर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो दूर रहना, अपना सेपरेट रहो, सेपरेट तैयारी करो, है ना, और अपने आप को आगे बढ़ाओ यार, है ना। जिंदगी है ही आगे बढ़ने के लिए, किसी के पीछे या किसी के आगे पीछे घूमने के लिए नहीं है जिंदगी। याद रखिएगा, ये जिंदगी फ्रीडम में है, भगवान ने आपको दिया है, तो आप लोग के हाथ में है कि इसको किस तरीके से आप मतलब आगे लेके जाते हो। आप भी कल के दिन में बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बन सकते हो, बस डिपेंड करता है कि आपका एफर्ट आज के दिन क्या लग रहा है, समझ में ना। तो आपके एफर्ट पे डिपेंड है, याद रखिएगा। एफर्ट ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। बाद में देखिएगा रिखोला लोधी को षड्यंत्र के द्वारा मार दिया गया था बेचारे को, है ना। ऐसे लोग थे, बताओ क्या ऐसे लोगों के साथ रिलेशन करोगे यार, है ना। अब है देखिएगा रणवीर सिंह बिस्ट। रणवीर कपूर नहीं आजकल बहुत चर्चाओं में है ना, शमशेर और अदर मूवी के लिए। हाँ, मैं वैसे बता रहा हूँ, थोड़ा हम इंटरटेनिंग बात कर लेते हैं। एक्टिंग स्किल की बात करें तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट एक्टर है वो, ठीक है। एक्टिंग स्किल की बात करें अलग अलग जॉनर की तो बेस्ट है ना। आप देख सकते हैं एक्टिंग के लिए वो। हाँ, ये रणवीर सिंह बिस्ट, याद रखिएगा रणवीर सिंह बिस्ट है। इसका जो जन्म हुआ था, याद रखिएगा 1928 में लैंसडाउन में हुआ था, ठीक है। लैंसडाउन, जिसका पुराना नाम कालो का डांडा है, और नवंबर 1887 में गढ़वाल रेजिमेंट का यहाँ पे मुख्यालय बनाया गया था, ठीक है। 19 में हुआ। जी देखिएगा, बचपन से ही इनका जो मन था वो चित्रकारी में बहुत ज्यादा मन था, ठीक है। बचपन में ही चित्रकारी में मन था। लैंसडाउन टू देहरादून इनका चला रहा। इनकी एकेडमिक जो शिक्षा हुई वो यहाँ और देहरादून में हुई। बाद में ये जो रणवीर सिंह बिस्ट है, याद रखिएगा, ये अपनी एजुकेशन और वो लेने के लिए आपका लखनऊ आर्ट कॉलेज में गए, ठीक है। लखनऊ आर्ट कॉलेज, लखनऊ में एक आर्ट कॉलेज था, यहाँ गए। जब ये पढ़ने गए यहाँ पे आर्ट की शिक्षा लेने, तो यहाँ पे सिर्फ जो यहाँ का हेड होता था, याद रखिएगा, वो ओनली ऑन कौन होता था, कोई ब्रिटिशर्स ही होता था, ठीक है। तो उनके नेतृत्व में इन्हें बहुत अच्छी आर्ट सीखी, और इवन आर्ट सीखने के बाद इन्होंने क्या किया बाद में, ठीक है, यहीं पे आर्ट सीखी, चित्रकारी सीखी। बाद में इसी लखनऊ आर्ट कॉलेज में प्राचार्य नियुक्त होने वाले, याद रखिएगा, ये पहले भारतीय थे, ठीक है। इससे पहले जो थे सिर्फ अंग्रेज ही हुआ करते थे, याद रखिएगा। कौन हुआ करते थे? अंग्रेज ही यहाँ पे जो है नियुक्त हुआ करते थे। अंग्रेजों के मतलब पहले भारतीय थे रणवीर सिंह बिस्ट, जो क्या थे, लखनऊ आर्ट कॉलेज में प्राचार्य नियुक्त हुए, ठीक है। यहीं पे शिक्षा ली और यहीं पे प्राचार्य नियुक्त हुए। इनकी एक चित्रकारी है, एक मिनट याद रखिएगा। हाँ, इनकी एक सीरीज द ब्लू सीरीज, इनकी एक चित्रकारी है, द ब्लू सीरीज, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है मुझे लगता है। द ब्लू सीरीज इनकी एक पेंटिंग्स है, ये गढ़वाल हिमालय पे आधारित है, याद रखिएगा। गढ़वाल हिमालय पर बनाया गया इनका बहुत बड़ा पेंट है। ब्लू मतलब नीले रंग का प्रयोग किया गया है, द ब्लू सीरीज, ठीक है। 1991 में इनको चित्रकारी के लिए एकमात्र उत्तराखंडी है जिन्हें पद्मश्री मिला, पद्मश्री मिला। और इसी टाइम पे 1991 में इन्हें कला रत्न पुरस्कार मिला, कला रत्न पुरस्कार मिला, याद रखिएगा, ठीक है। कला रत्न पुरस्कार मिला इनको। इसके अलावा इनके और चित्र है पहाड़ी घसियारी, पहाड़ी घसियार, ये इनके अन्य चित्र है, ठीक है। पहाड़ी घसियार, याद रखिएगा। 1997 में इन्होंने टेम्पटेशन नाम से रेखा चित्र बनाया, याद रखिएगा। 1970 में इन्होंने टेम्पटेशन नाम से एक रेखा चित्र बनाया। क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा यूनिक लग रहा है ना, रेखा चित्र बनाया, तो याद रखिएगा 1997 में इन्होंने टेम्पटेशन नाम से रेखा चित्र बनाया। पहाड़ी घसियारा इनका एक चित्र है, लखनऊ आर्ट कॉलेज में पढ़े हैं। 1991 में पद्मश्री मिला है, 1928 में लैंसडाउन में जन्म हुआ है। और ब्लू सीरीज, द ब्लू सीरीज इनकी एक चित्रकारी है, जो किस पे है बताइएगा, गढ़वाल हिमालय पे है। तो इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, याद रखिएगा। उत्तराखंड से चित्रकारी में पद्मश्री प्राप्त करने वाले ये पहले व्यक्ति है, ठीक है। अगले हैं ईलाचंद्र जोशी।
ईलाचंद जोशी अगली पर्सनैलिटी है उत्तराखंड की। जन्म अल्मोड़ा में 1902 में हुआ था, ठीक है। ये बहुत बड़े, और ये याद रखिएगा मनोवैज्ञानिक साहित्यकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मनोवैज्ञानिक साहित्यकार है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक साहित्यकार है, याद रखिएगा कौन, ईला चंद्र ज्योति जोशी मनोवैज्ञानिक साहित्यकार है, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी दूसरी बात करें तो ये जब 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ते थे तो इसी टाइम पे इन्होंने एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था सुधाकर, सुधाकर नामक पत्रिका निकाली, ठीक है। किसने? ईला चंद्र जोशी ने। बात करें इनकी रचनाओं के साहित्य की तो इनकी रचना और साहित्य में आपसे पूछा जा सकता है जिप्सी, ठीक है, जहाज का पंछी, जहाज का पंछी बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा जहाज का पंछी। और इनका जो एक चित्र है लज्जा, याद रखेगा लज्जा जो है 1929 में प्रकाशित हुआ। ये आधुनिक जो नारी है, ठीक है, जो नारी है, आधुनिक नारी के काम भावना, आधुनिक नारी की शिक्षाओं पर आधारित है लज्जा, ठीक है। आधुनिक नारी की शिक्षाओं और उनकी भावनाओं पर आधारित है। क्वेश्चन आ सकता है कि जो ईलाचंद जोशी है उनकी कौन सी ऐसी कृति या उपन्यास है जो आधुनिक नारी की शिक्षाओं की भावनाओं से संबंधित है, तो लज्जा ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा 1929 में है, इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, इंपोर्टेंट लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा इनका याद रखिएगा सुबह के बोले मुक्ति पर था, सुबह के भूले मुक्ति पर था, मुक्ति पद, सुबह के भूले, सुबह के भूले मुक्ति पद, मुक्ति पथ लिखते रहिएगा, सुबह के भूले मुक्ति पथ, ठीक है। पर्दे की रानी, सन्यासी, प्रेत व छाया, पर्दे की रानी, पर्दे की रानी, सन्यासी, सन्यासी, प्रेत व छाया, प्रेत व छाया लिखते रहिएगा, प्रेत व छाया, ठीक है। सन्यासी, पर्दे की रानी, मुक्ति पर्दा, सुबह के भूले लिखेगा। एक और है ऋतु चक्र, ऋतु चक्र व निर्वासित भी लिख दीजिएगा, ऋतु चक्र, ऋतु चक्र व निर्वासित, ऋतु चक्र व निर्वासित भी लिखेगा। ऋतु चक्र एक और अलग है, एक निर्वासित लिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लज्जा 1929 में प्रकाशित होती है, याद रखिएगा, शिक्षा भावनाओं से संबंधित है नारी की। जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतु चक्र, निर्वासित, सुबह के भूले, प्रेत व छाया, मुक्ति प्रथा, पर्दे की रानी, देन सन्यासी। तो पूछा कोई भी जा सकता है, हर चीज इंपॉर्टेंट है इनकी, ठीक है, याद रखिएगा। अब है एडवर्ड जिम कॉर्बेट, एडवर्ड जिम कॉर्बेट। पिता का नाम लिखेगा क्रिस्टोफर, माता का नाम लिखेगा मैरी जेनी, लिख लीजिएगा क्रिस्टोफर और मैरी जेनी, ठीक है। क्रिस्टोफर विलियम इनके पिताजी का नाम था पूरा, क्रिस्टोफर विलियम लिखते थे ये अपने नाम के आगे, क्रिस्टोफर विलियम मैरी जेनी। इनका जन्म हुआ 1875 नैनीताल में, लिखेगा नैनीताल में 1875 में जन्म हुआ किसका? एडवर्ड जिम कॉर्बेट का, ठीक है। एडवर्ड जिम कॉर्बेट की बात करते हैं तो ये पर्यावरण प्रेमी भी थे, शिकारी भी थे, है ना, और उपन्यासकार भी थे, याद रखेगा। इनके जो पिता है क्रिस्टोफर और मैरी जेनी, मैंने आपको बताया कि इन दोनों की शादी जो पौड़ी में स्थित, सॉरी पौड़ी नहीं यार, मसूरी में स्थित चर्च है, ठीक है, मसूरी में स्थित चर्च में ही हुई थी, मसूरी में ही शादी हुई थी इनके माता पिता की, क्रिस्टोफर विलियम और मैरी जेनी की। देहरादून वाला पार्ट उठा लेना, वहां पे मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है इसके बारे में, ठीक है। तो इनकी शादी जो है मसूरी चर्च में हुई थी, एडवर्ड जिम कॉर्बेट। इनकी पहली पुस्तक लिखेगा जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं, जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं नहीं है, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं यार, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं इनकी पहली पुस्तक है, लिखेगा मैन ईटर ऑफ कुमाऊं इनकी पहली पुस्तक है, लिखेगा। दूसरी पुस्तक लिखेगा इनकी माई कुमाऊं, दूसरी पुस्तक लिखेगा इनकी माई कुमाऊं थी, माई कुमाऊं इनकी दूसरी पुस्तक थी, लिखेगा। पहली मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, दूसरी माई कुमाऊं, ठीक है। मैन ईटर्स लेपर्ड रुद्रप्रयाग, मैन ईटर लेपर्ड, लेपर्ड रुद्रप्रयाग, ये भी इनकी पुस्तक है, लिखेगा प्रयाग। एक और पुस्तक है इनकी, लिखेगा माई इंडिया, माई इंडिया, माई कुमाऊं माई इंडिया, ये भी पुस्तक है, लिखेगा इनकी, ठीक है। माई कुमाऊं
माई इंडिया, द हंटर फ्रेंड्स, द हंटर फ्रेंड्स भी इनकी एक पुस्तक है, लिखेगा द हंटर फ्रेंड्स, द हंटर फ्रेंड्स, ठीक है। द हंटर फ्रेंड्स इसकी इनकी एक और रचना है, लिखेगा द हंटर फ्रेंड्स, ठीक है। और इनकी अंतिम बुक जो है वो लिखेगा ट्री टॉप, ट्री टॉप इनकी अंतिम बुक है, लिखेगा ट्री टॉप, ठीक है। माई कुमाऊं, मैन ईटर लेपर्ड, रुद्रप्रयाग, माई इंडिया, द हंटर फ्रेंड्स और ट्री टॉप, ये इनकी पुस्तकें हैं। आपको पता होगा 1957 में, याद रखेगा, जो गंगा नेशनल हेली पार्क था, उसका नाम 1957 में कॉर्बेट रखा गया। कॉर्बेट पार्क का नाम 1957 से इनके नाम पे रखा गया, कॉर्बेट के नाम पे, लिखेगा 1957 से। और 1976 पे इन पे डाक टिकट जारी हुआ, लिखेगा 1976 में इन पे डाक टिकट जारी हुआ, ठीक है। 1957 में कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट के नाम पे रखा, और 1976 में इनके नाम के पे क्या हुआ, डाक टिकट जारी किया गया, लिख लीजिएगा, ठीक है। एक इनसे ही है दुर्गाचरण काला, ठीक है, ये भी हंटर थे। दुर्गाचरण काला, ये भी हंटर की बुक लिखते थे, लिख लीजिएगा दुर्गाचरण काला, लिखेगा दुर्गाचरण काला। इनकी पुस्तकें, लिखेगा प्रमुख रचनाएं, मेमायर्स ऑफ द राजकुमार, मेमायर्स ऑफ द राजकुमार, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बुकें हैं, क्योंकि इनकी कुछ बुकें एज इट इज जिम कॉर्बेट से मिलती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। और है, लिखेगा जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं, जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं इनकी बुक है, लिखेगा जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं, जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं जो मैं लिखा रहा था वो इनकी बुक है, इनकी दुर्गाचरण काला की, लिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, हलसन साहिब और गढ़वाल, ये तीन बुकें याद रखेगा इनकी, हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, क्योंकि देखेगा ये मिलती जुलती बुक है, कौन सी, मेमायर्स ऑफ द राजकुमार, जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं और हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल। जो इन्होंने बुक लिखी है हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, ये एक बायोग्राफी है, और ये बायोग्राफी लिखी गई है, लिखेगा विल्सन पर, जो सेब लेके आया था, ठीक है, उस विल्सन पे बायोग्राफी लिखी गई है, लिखेगा कौन सी, हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल। तो दुर्गाचरण भी लिख लीजिएगा, कंफ्यूज होते हैं बिल्कुल, आज ही रात को सारा कुछ याद कर लेना, ठीक है, कल के लिए नहीं बचाना है, रिवीजन करते रहिएगा, काफी अच्छा कंटेंट आपका जो है अवेलेबल हो जाएगा। अब लिखेगा राजेश चंद्र जोशी, राजेश जोशी लिखेगा, राजेश जोशी। अब अगली पर्सनैलिटी लिखेगा राजेश जोशी। इनकी एक दो पंक्तियों के बीच में इस रचना के लिए, लिखेगा, इन्हें 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखेगा दो पंक्तियों के बीच में के लिए 2002 में इन्हें साहित्य पुरस्कार मिला, लिख लीजिएगा, ठीक है। एक दिन पेड़ बोलेगा एक अन्य रचना है, लिखेगा इनकी, एक दिन पेड़ बोलेगा, लिखेगा एक दिन पेड़ बोलेगा, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, लिखेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिट्टी का चेहरा, मिट्टी का चेहरा एक अन्य बुक है, लिखेगा मिट्टी का चेहरा, मिट्टी का चेहरा एक अन्य बुक है, लिखेगा। एक है नेपथ्य में हंसी, नेपथ्य में हंसी, ये भी पूछा जा सकता है, लिखेगा नेपथ्य में हंसी, ये भी इनकी पुस्तक है। तो एक दिन पेड़ बोलेगा इंपॉर्टेंट है, मिट्टी का चेहरा और नेपथ्य में हंसी याद रखेगा, पूछा जा सकता है। और दो पंक्तियों के बीच के लिए इन्हें क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। मंगलेश डबराल लिखेगा, मंगलेश डबराल हिंदी में भी दिए हैं और उत्तराखंड की भी पर्सनैलिटी है। जन्म लिखेगा 1948 टिहरी गढ़वाल में, टिहरी गढ़वाल में। 2000 में लिखेगा हम जो देखते हैं, 2000 में हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं, 2000 में याद रखेगा हम जो देखते हैं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। मंगलेश डबराल इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी दिए हैं। 1948 में इनका जन्म हुआ कहाँ, टिहरी गढ़वाल में।
2000 में इन्हें हम जो देखते हैं कि लिए क्या मिला, साहित्य अकादमी मिला 2000 में लिखेगा, ठीक है। पहाड़ का लालटेन इनका एक काव्य संग्रह है, लिखेगा पहाड़ का लालटेन, 1981 में प्रकाशित हुआ, ये भी पूछा जा सकता है। पहाड़ का लालटेन इनका एक कहानी संग्रह है जो 1981 में प्रकाशित हुआ, लिख लीजिएगा, ठीक है। इनकी कविताओं में पूंजीवादी और सामंतवादी विचारधाराओं का मिक्सअप मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगलेश डबराल की जो कविताएं हैं उन पे पूंजीवादी व सामंतवादी विचारधाराओं का ज्यादा प्रयोग हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। पूंजी क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड के किस एक कवि या साहित्यकार की रचनाओं में ज्यादातर पूंजीवादी और सामंतवादी की विचारधाराओं देखने को मिलती है, तो मंगलेश डबराल है, लिख लीजिएगा, ठीक है। नए नए युग के शत्रु इनकी एक अलग बुक है, लिखेगा नए नए युग के शत्रु, नए नए युग के शत्रु, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, नए नए युग के शत्रु इनकी एक बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आवाज भी एक जगह है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखेगा आवाज भी एक जगह है, लिख लीजिएगा आवाज भी एक जगह है, नए नए युग के शत्रु, लिखेगा। हम जो घर का रास्ता लिखेगा, घर का रास्ता भी एक अन्य इनकी रचना है, लिखेगा घर का रास्ता, ठीक है। और हम जो देखते हैं हो गया, ठीक है। अभी हाल ही में 9 दिसंबर 2000 को, याद रखिएगा 9 दिसंबर 2020 को गाजियाबाद में कोरोना से इनकी मृत्यु हो गई है, मंगलेश डबराल की, ठीक है। मृत्यु भी पूछा जा सकता है, कोरोना की वजह से हुई थी 9 दिसंबर 2020 को गाजियाबाद में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और पर्सनैलिटी है उत्तराखंड से, हिमांशु जोशी, बहुत बड़े साहित्यकार है हिमांशु जोशी। इनका जो गांव है जोशियाड़ा है, लिखेगा ये हमारे यहाँ खेती खान में पड़ता है, खेती खान, हर्षदेव ओली भी यहीं के थे, खेती खान के, ठीक है। और ये चंपावत में है, ठीक है, चंपावत जिले में है, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा हिमांशु जोशी, जोशियाड़ा गांव, चंपावत में, ठीक है। 1935 में जन्म हुआ था इनका, पूछा जा सकता है, बहुत ही फेमस ये रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में। तुम्हारे लिए इनके उपन्यास, लिखेगा, ये याद कर लेना है, याद रखिएगा, तुम्हारे लिए उपन्यास, लिखेगा तुम्हारे लिए, ठीक है, उपन्यास लिखेगा तुम्हारे लिए। सूरज की ओर, हितपर्ण, हितपर्ण लिखेगा, ठीक है, हिमांशु जोशी लिख लेना, सूरज की ओर हितपर्ण, लिखेगा। कगार की आग इनकी है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कगार की आग, ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा कगार की आग में, ठीक है। और महासागर, 3 तारे, महासागर 3 तारे, छाया मत छूना, ठीक है, आप भी छाया मत छूना, याद रखिएगा, कोड वर्ड कर लीजिएगा। समय साक्षी एक और इनका है, एक और उपन्यास है, समय साक्षी, ठीक है। तो याद रखिएगा हिमांशु जोशी 1935 में जोशियाड़ा खेती खान में जन्म हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। तो उनकी जो रचनाएं साहित्य है वो है 3 तारे, छाया मत छूना, कगार की आग तो डबल स्टार मार, देखिएगा महासागर भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है रिवर्टेबल, तुम्हारे लिए, सूरज की ओर, हितपर्ण और समय साक्षी, ठीक है। भीड़ साक्षी अलग बुक है, सही है, समय साक्षी की बात कर रहा है, एक ही मत मानिएगा। तो उत्तराखंड की पर्सनैलिटी में मैंने आज आपको 7-8 पर्सनैलिटी कर दी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जल्दी ही मैं पर्सनैलिटी वाला जो है पार्ट खत्म कर दूंगा, है ना। अब एक एक करके निपटाते रह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि एक एक करके आपकी जो जड़ें हैं ना वो बिल्कुल मजबूत कर दूँ। जहाँ पे आपका जो है, आपको फैक्ट सीरीज बहुत पसंद आ रही है ना, तो उत्तराखंड की फैक्ट सीरीज, देखो यार, मैं फैक्ट सीरीज तो आपको करवाऊंगा, ठीक है, डेफिनेटली करवाऊंगा फैक्ट सीरीज, कोई करवाए ना करवाए, मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ, मैं ऐसी फैक्ट सीरीज करवाऊंगा ना आपको हिंदी और उत्तराखंड में,
क्या पता आप तर भी जाओ, मतलब मैं ऐसा ही करवाऊंगा, मैं खोद के निकालूंगा कि आपका क्या पता सिलेक्शन हो जाए फैक्ट सीरीज से। और मेरा मोटिव ही यही है कि फैक्ट सीरीज करवाने का, कि कहीं ना कहीं उस फैक्ट सीरीज से आपका जो है सिलेक्शन हो जाए, है ना। काफ़ी खुशी भी होगी कि मैं ऐसे फैक्ट सीरीज करवा पा रहा हूँ जिससे वो करवाना है। बाकी आप लोग कोर्स कंटिन्यू के लिए बोल रहे, मैं कंटिन्यू जरूर रखूंगा। इस बीच में इसलिए भी करवा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि कौन सा पेपर होना है, बताइएगा। फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होना है, इसलिए भी ये चीज़ें करवा रहा हूँ। क्या पता कगार की आग पूछ लें, क्या पता महासागर पूछ लें, दिन बन जाए, है ना। तो दिन बनाने के लिए आजकल फैक्ट करवा रहा हूँ, ये आप ऐसा ही पटवारी में भी कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपका फॉरेस्ट गार्ड का पेपर आने वाला है, इसलिए भी थोड़ा मैं इस और रुझान है। बाकी आपका टेंशन ना लो, परमानेंट चलेगा, है ना। जो भी चीज़ें चलेंगी परमानेंट चलेंगी। बाकी हफ्ते में 4 दिन तो आऊँगा मैं, 4-5 दिन की तो 4 दिन की तो मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ना, मुझे भी थोड़ा काम होता है और मुझे भी कई काम निपटाने होते हैं। मैं भी ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। मुझे पेपर भी बनाना है, जरावत का बना रहा हूँ, उसके बाद टाइपिंग भी करवाना है। तो आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चन मैंने कह रखा कि आप समरी याद करो, जल्दी होगा उसका पेपर, है ना। तो उसके बाद मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए अजय रावत का तो हो गया, जल्दी ही हिंदी का करवाने वाला हूँ कि हिंदी की जो टफेस्ट बुक है कैसे करना है वो मैं एनालाइज करवा दूंगा। बिल्कुल भी टेंशन ना ले कि कैसे होगा क्या होगा। जिस प्रकार से अजय रावत का मैंने आपको एनालाइज करवाया बुक का, उसी प्रकार से हिंदी का टास्क देने से पहले मैं एक दिन एनालाइज करवा दूंगा। उस वीडियो को देख लेना, उसी के अनुसार जो भी मैं बुक दूंगा हिंदी की, उसका क्या करना है बताइएगा, उसको तैयार करना है, ठीक है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ तैयार। देखो अभी आप अजय रावत को बिल्कुल घोल के पढ़ लो, ठीक है, घोल के पढ़ लो। मैं 150 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन बनाऊंगा, आप 80 जाते हो ना, मैंने आपसे शर्त भी रख रखी है, 80 जाते हो और मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो डेफिनेटली आप समझ लीजिए कि आप यूके जो है किंग बनने की और जो है अग्रसर है। यूके किंग मतलब समझ रहे हो ना। तो वो इन्हीं किताबों से बनते हैं, इन्हीं किताबों को बिल्कुल घोल मोल देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो बच्चा मुझसे लास्ट एंड तक जुड़ा है उसमें भी उम्मीद जगे कि यार हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि फैक्ट ज़्यादा भी नहीं आते, लेकिन यहीं से फैक्ट आते हैं आपके उत्तराखंड और उससे। इसके बाद मैं आपसे उत्तराखंड का 2017, 2018, 2019, 2020 का करंट अफेयर पूछने वाला हूँ। एक टास्क बनाऊंगा, टेंशन ना ले। 2010 से लेके 2020 तक उत्तराखंड में कोई नया इंस्टीट्यूट या कोई नई चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो लॉन्च हुई है, तो वो सारा मैं आपको पूछने वाला हूँ और मैं वो बता भी दूंगा कैसे करना है। और मेरा अगला टारगेट है पत्रकारिता, जनसंचार और जो आपका साहित्यकार है उसको सेपरेट करके पहले मैं आपको हिंट दे दूं कैसे करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं पहले हिंट दे दूंगा। बाकी आपको फिर करना है, बाकी पेपर में बनाऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा सिलसिला चलता रहे और आप लोग मुझ पे विश्वास जो आपने बनाया है उस पर मैं बिल्कुल आपके काम आ सकूँ। नहीं आ सका फिर कोई फायदा नहीं है ना, फिर तो कोई अस्तित्व भी नहीं है यार, काम नहीं आ पाए तो। मैं खुद की बात बता रहा हूँ, मजा नहीं है फिर कि मैं आपको वो चीज़ें करवाऊँ, ये करवाऊँ, ये वो सो मेरे कहने ये चीज़ें नहीं होती है। फुल एंड फाइनल करो, फॉलो करो, सीरियसली फॉलो करो। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी लाइफ ना बनी तो आप मुझसे कहना, लेकिन आपको सीरियसली और 10+ घंटे पढ़ना ही पड़ेगा और अपने दिमाग में चीज़ें बैठानी पड़ेंगी। समझ में आना, चीज़ें अपने दिमाग में बैठानी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। अभी बुक का नया लॉट आने वाला है, आप सभी लोग जो है, आप सभी लोग जिसने नहीं ली है कोई टेंशन नहीं है, सभी लोग लोगे। मैं बताऊंगा उसको भी कैसे सॉल्व करना है, अपनी बुक का एनालाइज बताऊंगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। बाकी जो फैक्ट करवा रहा हूँ उत्तराखंड के, और 5 क्लास और फैक्ट के दूंगा, 5 और फैक्ट के दूंगा, सारी बुकों का एनालाइज। क्योंकि अभी मैं देहरादून जाऊंगा, दिल्ली जाना है मुझे बीच में, तो उस बीच में मैं कुछ किताबें रिसर्च करूंगा। आप टेंशन ना लें, कुछ किताबें रिसर्च करूंगा। मेरे दुकानदार जानने वाले भी है, अगर मैं ले भी आऊँगा 5-6 दिन के लिए तो कोई टेंशन नहीं बढ़ता है। तो मैं जितने भी इंपॉर्टेंट फिक्स फैक्ट सीरीज, अभी यशवंत सिंह कटोच के फैक्ट सीरीज मैंने नहीं करवा रखे हैं, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, और शिव प्रसाद डबराल के फैक्ट सीरीज नहीं करवा रहे। तो मैं अगला जो अभी तो ये मैं जो लास्ट की 3-4 फैक्ट सीरीज है उत्तराखंड की, मैं चाह रहा हूँ कि यशवंत सिंह कटोच, शिव प्रसाद डबराल और आपका जय सिंह रावत की उत्तराखंड में पत्रकारिता वाला, वहाँ से भी क्वेश्चन आया था, 3 बुक। और हाँ, ये 3 बुक जो है इम्पोर्टेंट है तो आपको लेनी नहीं है, पर मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट सीरीज करवा दूंगा क्योंकि वहाँ से हिस्ट्री भिड़ती है, तो आपने हिस्ट्री का एक बेस ऑफ लेंथ बना लेना। और उसके बाद मैं जो है आपसे वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। बाकी ब्रिटिश प्रशासन के लिए अजय रावत बेस्ट बेस्ट बेस्ट, ठीक है, वो बेस्ट है। जो मैं आपको दे रहा हूँ वो तो बेस्ट है ही, उसको टेंशन न ले, वो बेस्ट कंटेंट है और आप उसको करते रहें। और मुझे उम्मीद है कि आप एक दिन बहुत अच्छी जॉब में जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। बस आपको क्या करना है, सर झुका के जी मैं करूँगा और अपने दिल से करूँगा, अपने लिए करूँगा,
किसी और के लिए नहीं करना है यार। देखो किसी और के लिए तो बिल्कुल कतई किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए पढ़ रहे हो, अपनी लाइफ बनाओगे, सेटल हो जाओगे, है ना। कल के दिन क्या पता लाइफ में क्या होता है, ठीक है। लाइफ इज अनस्टेबल, एवरी मोमेंट एवरी स्टेप, समझ में ना। अब आप गैस नहीं कर सकते हो कि फ्यूचर कैसा होगा, लेकिन आज आप मेहनत करोगे तो आपको गैस होने लगेगा कि फ्यूचर ब्राइट होगा करके। लेकिन आप ये नहीं सोच सकते हो कि कल के दिन मैं ऐसा ही बन जाऊंगा और आप सीधे सो गए, आप एफर्ट ही नहीं कर रहे हो, मेहनत ही नहीं कर रहे हो। मैं आपको बता दूं उत्तराखंड में अभी सबसे जो टफेस्ट परीक्षा होने वाली है, तो मुझे लग रहा है मेरी नज़रों में एसआई का, क्योंकि एसआई की 200 पोस्ट हैं और ग्रुप सी के लेवल में 4600 पे ग्रेड है। रॉब भी है, रुतबा भी है, हालांकि काम ज़्यादा है लेकिन ठीक है जॉब रुतबे की। तो मुझे लगता है कि सबसे टफेस्ट एंड जो सबसे हाई प्रोफाइल में हॉट स्पॉट बनेगी वो एसआई बनेगी, दूसरे नंबर पे पटवारी बनेगी, समझ में ना। पहले नंबर पे एसआई, दूसरे नंबर पे पटवारी बनेगी, ग्रुप सी में लिख के ले लो। यही 2 हॉट स्पॉट बनेंगे सबसे खतरनाक। मुझे ये नहीं चाहिए कि आप लोग हालांकि पेपर सब लगभग एक बनेंगे, लेकिन कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे बहुत भयंकर कंपटीशन मिलने लगा, ठीक है। वहाँ पे जो 2400 पे ग्रेड, 2000 पे ग्रेड, 2800 पे ग्रेड, 4200 पे ग्रेड है, वो भी आपको एसआई में फाइट देते हुए मिलेंगे। तो इसलिए बता रहा हूँ, एवरी मोमेंट, एवरी टॉपिक एंड एवरी कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप अपना टाइम अदर एक्टिविटी, अदर पर्सन, अदर एक्सक्यूजेज, किसी की आलोचना, किसी की समालोचना में बर्बाद ना करें प्लीज़ यार, है ना। आप अपना टाइम अपनी बुकों पे बेहतरीन तरीके से दिमाग में बैठाते हुए इस कंटेंट को बर्बाद करोगे तो उसे बर्बादी नहीं कहते, उसे बोलते आबादी, आबाद होना बोलते उसे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझते हैं, बहुत पहले से बहुत सारे बच्चे जुड़े भी हैं और आप लोग मोटिवेट हो तो यार प्लीज़ और मोटिवेट हो जाओ, रिचार्ज हो जाओ यार, ठीक है। एक लास्ट जो है पंप लगाते हैं, देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचते हैं। और मैं आपके लिए एफर्ट लगाने के लिए पूरा तैयार हूँ और मैं हिंदी का जो फैक्ट सीरीज करवाऊंगा ना, गारंटी है 100% की, जिसमें भी ना उम्मीदी भरी है उसमें मैं उम्मीद भर के जाऊंगा। जिस तरीके से उत्तराखंड की फैक्ट सीरीज से धीरे धीरे उम्मीद भर रहा हूँ ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, जहां जहां मैं फैक्ट सीरीज का मतलब आप मान के चलेगा कि इंपॉर्टेंट, ठीक है, जहां जहां करके जाऊंगा सारा इंपॉर्टेंट ही टास्क होगा। उसके बाद जो है फाइनल एट द एंड जब एसआई का पेपर होगा, 1 महीने पहले पूरा कोर्स रिवीजन करवाऊंगा, पूरा, ठीक है, पूरा कोर्स रिवीजन करवाऊंगा, 1 से लेके सभी चीजें जो है उस टाइम पे मैं रिवीजन करवाऊंगा बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है। जिस प्रकार से मैंने वीडियो में बहुत बड़े लेवल पे आपसे रिवीजन करवाया था, तो उसी प्रकार से मैं आपको पटवारी एसआई से पहले 101% पूरा रिवीजन करवाऊंगा। कोर्स की टेंशन ना ले, वो जहां तक भी खींचेगा कोई टेंशन नहीं, लेकिन ये जरूर मैं आपने उम्मीद भर दे रहा हूँ कि मैं रिवीजन आपको A to Z पूरा सिलेबस करवाऊंगा यूके ट्रिपल का। ये मैं आप भरोसा रखें, मैं ये जरूर करवाऊंगा पूरा यूके ट्रिपल का। आपके पेपर से 1 महीने पहले जब होगा तो पूरा रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है। और उस टाइम पे हम रिवीजन मोड पे चलेंगे और मैं आपको बताते चलूंगा कि कौन, जैसे अभी जो जो इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें हैं मैं आपको बताते जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं आपको हर एक पॉइंट, हर एक फैक्ट बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। वो मैं अभी भी बताता हूँ और आगे भी बताते रहूँगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी हताश ना हो, उम्मीद रहे, हम लोग एक साथ हैं। पसंद आया तो आप लोग आगे बढ़े और साथ में चले, और जो मैंने अजय रावत के लिए कह रखा है दिल से लगे और ईमानदारी से लगे, सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है, चलेगा। इसी के साथ सभी लोगों को शुभ रात्रि।